दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कैसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मास्टर थ्योरम के शॉर्टकट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिवाइडिंग फंक्शन के लिए मास्टर थ्योरम बताऊंगा और उसे कैसे अप्लाई करना है यह हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो डिवाइडिंग फंक्शन कैसे दिखता है, कुछ इस तरह t ऑफ n इक्वल्स टू a टाइम्स t ऑफ n बाई b। क्यों डिवाइडिंग बोल रहे हैं? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो n है वो राइट हैंड साइड आकर n जो है वो b से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम है डिवाइडिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पर दोस्तों जो b है, क्योंकि वो n को डिवाइड कर रहा है तो b 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर b 1 हो गया तो n बाई 1 तो n ही हुआ, तो n डिवाइड कहाँ हुआ, तो इसलिए b जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हुआ तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, है ना, ये वाला पूरा पार्ट। तो इसलिए दोस्तों a जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। सो आपको मास्टर थ्योरम अप्लाई करने के पहले a और b का रेंज पता होना चाहिए कि a और b होगा क्या। सो यहाँ पर दोस्तों a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और b जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है शॉर्टकट अप्लाई करने के पहले कि ये जो f ऑफ n दिया हुआ है, फंक्शन f ऑफ n और n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b, ये दोनों फंक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमें सबसे पहले चेक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको मास्टर थ्योरम बता रहा हूँ ये ओरिजिनल मास्टर थ्योरम बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में अगर कोई एमसीक्यू आता है कि भाई ये पर्टिकुलर डिवाइडिंग फंक्शन का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम जो थोड़ा सा इजी है। ये जो ओरिजिनल मास्टर थ्योरम है इसके थोड़े से ड्रॉबैक और लिमिटेशंस भी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर किसी एमसीक्यू या थ्योरी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया इसके बारे में तो आपको उसे एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर f ऑफ n जो है वो n रेज टू log a टू द बेस b, सॉरी जो हमारे पास f ऑफ n होगा दोस्तों उसे हमें चेक करना है कि वो n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b से बड़ा है, छोटा या इक्वल है। तो हमें ये दोनों को कंपेयर करना है। तो तीन केसेस आएंगे, या तो f ऑफ n बड़ा होगा इससे, या f ऑफ n छोटा होगा इससे, या तो f ऑफ n इक्वल होगा। तो ये तीनों केसेस में हमारा शॉर्टकट क्या होगा ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों केस नंबर 1 में कंसीडर कर रहा हूँ कि f ऑफ n जो है वो लेस देन है n रेज टू log a टू द बेस b। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे पास है t ऑफ n इज इक्वल टू 4 टाइम्स t ऑफ n बाई 2 देन उसके बाद प्लस n। ओके, सो इस सिनेरियो में दोस्तों अगर हम कंप्यूट करें n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b तो हमें क्या मिलेगा, n रेज टू a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, b क्या है 2, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करें तो log ऑफ 4 टू द बेस 2, सो दिस इज इक्वल टू n रेज टू log ऑफ बेस में 2 या 2 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू n, ये 2 को आगे ले लेते हैं, सो 2 log ऑफ 2 टू द बेस 2, दोस्तों log 2 टू द बेस 2 1 होगा तो हमें आंसर मिलेगा n स्क्वायर, राइट। सो हेंस वी कैन राइट व्हाट, f ऑफ n इज, f ऑफ n देखिए क्या है n है, f ऑफ n जो है वो n है और ये इट इज लेस देन दिस n स्क्वायर, लेकिन n स्क्वायर किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ f ऑफ n इज लेस देन n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि अगर f ऑफ n छोटा है n रेज टू log a टू द बेस b से, तो यहाँ पर मैं पहले लिख के दिखाता हूँ। देखिए f ऑफ n हमारे पास क्या नहीं है, n है, राइट, इस फंक्शन में, और हमारे पास यहाँ पर जो n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b है वो है n स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर जब भी दोस्तों ऐसा रिलेशन होगा, याद रखिएगा, जब भी एक ऐसा रिलेशन होगा कि f ऑफ n इससे छोटा होगा तब आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड एन एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी दोस्तों f ऑफ n इससे छोटा होगा तब आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर आप उसे n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b से सब्ट्रैक्ट करोगे उस एप्सिलॉन को, तब दोस्तों आपको जो भी आंसर मिलेगा वो हमारे f ऑफ n को अपर बाउंड करेगा। मतलब f ऑफ n इज इक्वल टू, अभी मैं आपको इसे और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यानी अपर बाउंडेड बाय n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b माइनस एप्सिलॉन। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी दोस्तों ये इससे बड़ा होगा तब आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो विच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ n इज अपर बाउंडेड बाय n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b माइनस एप्सिलॉन। तो बोलोगे सर कैसे, देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू n स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना, ये तो वैलिड ही है क्योंकि अगर ये भाई इससे बड़ा है
तो ये फंक्शन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहां पर आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो, यहां पर एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो कि इसे अगर आप ये पावर में से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो देखो ये जो हमारे पास log a टू द बेस b है, इसका आंसर क्या आया, 2 आया। मतलब ये जो 2 दिख रहा है इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे ना 0 से बड़ा, तो भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा। मतलब अगर दोस्तों मैं एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज ले लूं 0.5, ठीक है, तो मैं काम करता हूं ये 2 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ n रेज टू 1.5, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n रेज टू 1.5, क्योंकि n रेज टू 1.5 इट इज ग्रेटर देन n। इवन अगर मैं दोस्तों एप्सिलॉन की वैल्यू 1 भी ले लूं, तो यहां पर हमें मिलेगा n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ, मतलब अब हमें क्या करना है, ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा दोस्तों ये 2 किसका आंसर है, log ऑफ a टू द बेस b, और हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन 1 ले रहे हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, n आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब भी एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है तब हम यहां पर एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं सच दैट कि वो पावर में से वो एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने पर, पावर में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने पर ये ऑर्डर ऑफ का रिलेशन होल्ड करता है। इतना आपको समझ में आया। तो दोस्तों अगर आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो तब दोस्तों हम यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, और इसे ही दोस्तों हम कुछ इस तरह लिखते हैं। अब जब भी आप कोरमेन पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होता है, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार ये एप्सिलॉन वगैरह है क्या, तो ये सब उसका मतलब होता है जो मैंने आपको भी समझाया कि जब भी एफ ऑफ एन ये छोटा होगा n रेज़ टू log a टू द बेस b से, तब हमेशा हम एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n रेज़ टू log a टू द बेस b माइनस एप्सिलॉन। यहां पर दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जब भी एफ ऑफ एन छोटा होगा n रेज़ टू log ऑफ a टू द बेस b से, तब हम हमेशा ऐसा फाइंड कर सकते हैं। मतलब जब अगर ये मैं थ्योरम अप्लाई कर पा रहा हूं तो सारे सिनेरियो में हम ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं। अगर मैं नहीं फाइंड कर पा रहा हूं तो ये थ्योरम वैलिड नहीं होगा। तो शायद मेरे जो स्टेटमेंट मैंने बोला उसे गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं फिर से उसे मॉडिफाई करके बोलता हूं कि जब भी मास्टर थ्योरम वैलिड है, जब भी मास्टर थ्योरम वैलिड है, और वैलिड कब होगा, जब दोस्तों हम एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर पाएंगे केस 1 में कि अगर एफ ऑफ एन छोटा है n रेज़ टू log a टू द बेस b। अगर ये केस ये हुआ तो बाकी ये केस आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एन छोटा है n रेज़ टू log a टू द बेस b से, और आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो सच दैट एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू log ऑफ a टू द बेस b माइनस एप्सिलॉन, देन दोस्तों t ऑफ n की डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इट इज थीटा ऑफ n रेज़ टू log a टू द बेस b। अभी मैं आपको इसे एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, t ऑफ n इक्वल्स टू 4 टाइम्स t ऑफ n बाय 2, देन प्लस यहाँ पर हमारे पास था n। तो इस केस में आपको देखना है a का वैल्यू 4 है विच इज कोफिशिएंट ऑफ t, b का वैल्यू है 2 जो n को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था n रेज़ टू log ऑफ a टू द बेस b, जिसका आंसर दोस्तों आया था हमारे पास n स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने किया था। सो n स्क्वायर जो है दोस्तों ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ व्हाट n रेज़ टू log a टू द बेस b। मतलब यहाँ पर जो हमें मिला आंसर वो मतलब n स्क्वायर, समझे। और दोस्तों क्योंकि थीटा में आंसर है तो इसे हम ओ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब थीटा वैलिड है तब बिग ओ एंड बिग ओमेगा दोनों वैलिड है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जब भी आपको कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोली दिख गई हो तो आप मास्टर थ्योरम ओरिजिनल वाला यूज करें। इसके बाद एक्सटेंडेड वाला बताऊंगा, वो इससे ज्यादा इजी है, वहां पर हमें एप्सिलॉन वगैरह ढूंढना नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों एप्सिलॉन का मतलब क्या है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो बैक जाके आप एक बार फिर से देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए भी फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हम दोस्तों देखेंगे अगर एफ ऑफ एन इसके इक्वल हो गया तो क्या। तो दोस्तों अगर एफ ऑफ एन इक्वल हो जाता है n रेज़ टू log a टू द बेस b, यानी अगर ये दोनों इक्वल जब मैं कह रहा हूं तो मैं असिम्प्टोटिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। एफ ऑफ एन असिम्प्टोटिकली इसके इक्वल है, मतलब एफ ऑफ एन में जो हाईएस्ट टर्म होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं एक t ऑफ n को ले लेता हूं 4 टाइम्स t ऑफ n बाई 2 जो भी लिया था वैसा ही, और नेक्स्ट n प्लस मैं ले लेता हूं यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 5 या 2n स्क्वायर प्लस 5। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप निकालोगे n रेज़ टू log ऑफ a टू द बेस b, तो अभी भी हमने निकाला था, इसका आंसर n स्क्वायर आता है। तो ये n स्क्वायर है
और हमारे पास एफ ऑफ एन क्या है 2n² + 5। आप बोलोगे सर दोनों इक्वल तो नहीं है, असिम्प्टोटिकली इक्वल है। असिम्प्टोटिकली का मतलब जो उसमें हाईएस्ट टर्म है यहाँ पर एफ ऑफ एन में वो n² है, यहाँ पर भी n² है, समझे। तो इस केस में दोस्तों अगर एफ ऑफ एन और ये दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल हुए तब आपका आंसर डायरेक्टली होगा थीटा ऑफ n⁻log a⁵b। यानी इस केस में हमारे पास दोस्तों सॉरी दैट इज टी ऑफ एन नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर एफ ऑफ एन जो है असिम्प्टोटिकली इसके इक्वल हुआ यानी कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ n⁻log a⁵b, राइट। अगर यहाँ पर एफ ऑफ एन इसके इक्वल है मतलब एफ ऑफ एन में हाईएस्ट जो टर्म है वो ये है, जैसे यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर n² आया और एफ ऑफ एन हमारे पास ये है, तो एफ ऑफ एन में हाईएस्ट टर्म क्या है n²। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ना एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ n², लेकिन n² क्या था यहाँ पर n⁻log a⁵b, यानी एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ n⁻log a⁵b। ऐसे सिनारियो में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी t ऑफ n इक्वल्स टू n⁻log a⁵b इंटू log n। यानी इसी सिनारियो में दोस्तों अगर मुझसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती थी तो यहाँ पर केस 2 वैलिड होता था, इसमें हमें एप्सिलॉन वगैरह फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली t ऑफ n का आंसर होता था इट इज थीटा ऑफ व्हाट n⁻log a⁵b, जिसका आंसर था n² log a⁵b, जो दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला n⁻log a⁵b n² था, तो सीधा पुट कर देना n² इंटू व्हाट इंटू log n, ठीक है। सो एकदम सिंपल लैंग्वेज जो बताऊँ आपको, अगर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू n⁻log a⁵b है तो आपको करना कुछ नहीं है, एफ ऑफ एन को उठाना है यानी एफ ऑफ एन में से हाईएस्ट टर्म को यानी n² को उठाना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है log n से। समझे कितना आसान है। तो आई होप आपको ये समझा होगा दोस्तों। केस 3 क्या होगा बता सकते हैं। केस 3 होगा एफ ऑफ एन ये बड़ा है किससे n⁻log a⁵b से। तो देख लेते हैं केस 3 भी, जिसमें अगर एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन n⁻log a⁵b। केस 3 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा सा हटके भी है दोस्तों। अगर ये हमारा एफ ऑफ एन बड़ा है n⁻log a⁵b से, इसका मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा दूं पहले। t ऑफ n इज इक्वल टू सपोज 2 टाइम्स t ऑफ n/2 प्लस n², ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर n⁻log ऑफ a⁵b, इसका आंसर क्या आएगा n⁻log ऑफ ab2 bb2, तो आंसर क्या आएगा log 2 क्या होगा 1, तो आंसर आ गया n, राइट। तो दोस्तों हमारे पास इसका आंसर n आया और एफ ऑफ एन क्या है n² है। सो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n² और n⁻log a⁵b क्या है n है, मतलब ये जो चीज है ये बड़ी हो गई इससे। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो अब मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना कि अगर एफ ऑफ एन बड़ा है और n⁻log ऑफ a⁵b छोटा है तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ व्हाट n⁻log ऑफ a⁵b, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा सिनारियो होता है और आप ऐसा एक एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो, ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा। जैसे यहां पर मैंने बोला इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, वैसे दोस्तों अगर एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है जो 0 से बड़ा है, जो 0 से क्या है बड़ा है, सच दैट ये पावर में उस एप्सिलॉन को अगर मैं ऐड करूं तो भी ये रिलेशन होल्ड करता है। मतलब यहां पर अगर हम n⁻log ऑफ a⁵b में एक एप्सिलॉन ऐड करें जो ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर मतलब कितना भी हो सकता है, 0.001 0.1 कितना भी चलेगा, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसको अगर हम यहां पर इस पावर में ऐड करें तो भी ये रिलेशन अगर होल्ड करता है तो ही हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे एफ ऑफ एन हमारे पास n² है, तो मैं लिख सकता हूं n² इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ, और ये n⁻log a⁵b का वैल्यू क्या था n था, तो यहां पर n⁻1 था, राइट। 1 क्या है ये log a⁵b। इसमें दोस्तों अगर हम ऐड कर देते हैं 0.5 तो भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा ना, तो क्या आएगा आंसर बिग ओमेगा ऑफ n⁻1.5। तो दोस्तों n⁻1.5 इट इज लेस देन n², तो ये रिलेशन वैलिड है क्योंकि बिग ओमेगा के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो यहां वाले से लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन से छोटा होना चाहिए, राइट। इवन अगर आप दोस्तों 0.5 की जगह अगर 1 भी पुट करते थे तो 1 + 1 क्या होता था 2, तो आंसर आता था n² इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ n², राइट। फिर 2 से यहां पर दोस्तों बड़ा नहीं हो सकता, तो लेकिन हम एप्सिलॉन ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो 1 में अगर हम ऐड कर रहे हैं, 1 क्या था log a⁵b, तो भी रिलेशन होल्ड करता है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तब हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन n⁻log a⁵b सच दैट व्हाट
एफ ऑफ एन, यहाँ पर दो चीजें हैं, जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना दिखेगा। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ एन रेज टू लॉग ए टू द बेस बी प्लस एप्सिलॉन। ये प्लस एप्सिलॉन क्या है, अगर हम ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं तो इसका और क्या मतलब होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं जो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब कितना भी ग्रेटर हो सकता है, 0.5 0.2 एनी वैल्यू। एंड इसके बाद का दोस्तों ये जो कंडीशन है ना, ये आपको हर एक क्वेश्चन में चेक नहीं करना होगा, ये रेयर केस ऐसा होगा जिसमें ये इनवैलिड होगा, इसे रेगुलरिटी कंडीशन कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि a टाइम्स एफ ऑफ एन बाई बी इज लेस देन इक्वल्स टू c टाइम्स एफ ऑफ एन। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था t ऑफ n इक्वल्स टू, ये रेगुलरिटी कंडीशन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमें एग्जाम में कोई आता है डिवाइड वाला फंक्शन, तो हम एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे जहां पर हमें ऐसा एप्सिलॉन वगैरह नहीं फाइंड करना होता, ठीक है। तो यहाँ पर t ऑफ n जो है वो दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2 टाइम्स t ऑफ n बाई 2 प्लस n स्क्वायर, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे f ऑफ n क्या है हमारे पास, n स्क्वायर। सो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करूं a टाइम्स f ऑफ n बाई b, तो क्या होगा, देखो f ऑफ n हमारे पास है n स्क्वायर, सो देयरफॉर a टाइम्स f ऑफ n बाई b इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, b का वैल्यू भी 2 है, यहां से देखिए a 2 है b 2 है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 टाइम्स f ऑफ n बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ n बाई 2। कैसे मिलेगा, इस f ऑफ n में n की जगह n बाई 2 पुट करो तो हमें मिलेगा n बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें मिला n स्क्वायर बाई 2, ओके। दोस्तों ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमें मिला n स्क्वायर बाई 2 मिला, राइट। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है अगर वो छोटा है या इक्वल है c टाइम्स f ऑफ n के, तो इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो पूरा का पूरा a इंटू एफ ऑफ n बाई बी है वो निकला n स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो n स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू c टाइम्स f ऑफ n क्या है, n स्क्वायर। तो यहां पर याद रखिएगा जो c स्क्वायर दोस्तों c है, इट मस्ट बी c मस्ट बी लेस देन 1। अगर आप देखोगे c मस्ट बी लेस देन 1, यानी c की वैल्यू आपको ऐसा c फाइंड करना है जो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर c की वैल्यू दोस्तों सब्स्टिट्यूट करता हूं 0.8, क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं 0.8, देखिए n स्क्वायर बाई 2 को आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू n स्क्वायर, राइट। तो इट इज लेस देन इक्वल्स टू c टाइम्स n स्क्वायर। तो अब आप लॉजिकली थोड़ा सोचिए, ऐसा मैं c क्या पुट करूं कि c टाइम्स n स्क्वायर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए 0.n स्क्वायर के, तो c को 0.5 पुट करोगे तो इक्वल हो जाएगा, 0.6 पुट करोगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो आप ऐसा c फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आपका फंक्शन रेगुलर होगा। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ये किस केस में सेटिस्फाई नहीं होगा ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम पॉलिनोमियल वाले, उसमें दोस्तों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो मैक्सिमम केस में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। सो यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर ये सेटिस्फाई हुआ और ये सेटिस्फाई हुआ, देन हम लोग टी ऑफ एन का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। यानी इसके पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन स्क्वायर, तो इसका आंसर दोस्तों डायरेक्टली था थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, यानी थीटा ऑफ एन स्क्वायर। समझे कितना आसान है। तो यहां पर अब आप बस इसी चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे, सर ये एप्सिलॉन वगैरह कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, क्यों यहाँ पर एप्सिलॉन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। सो मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा एप्सिलॉन हम हमेशा फाइंड कर सके ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं तब हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एन जो है ये अगर इससे छोटा है और आप ऐसा एक एप्सिलॉन फाइंड कर पा रहे हो तो हम कहेंगे एफ ऑफ एन पॉलिनोमियली लेसर फंक्शन, यानी पॉलिनोमियली स्मॉलर फंक्शन है। अब ये क्या बात हुई, पॉलिनोमियल स्मॉलर फंक्शन, तो देखिए इसे मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसे देखिएगा, जिसमें हमारे पास टी ऑफ एन दिया गया है एन टाइम्स टी ऑफ एन बाई 3 प्लस एन, ठीक है। तो इस केस में a का वैल्यू है 9 और b का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 3, ओके। सो यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा n रेज टू लॉग ऑफ a टू द बेस b, हमें सबसे पहले यही फाइंड करना होता है। तो क्या मिलेगा, n रेज टू लॉग ऑफ 9 टू द बेस में 3, तो दोस्तों 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो हमें मिलेगा n रेज टू लॉग ऑफ बेस में 3 और यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो 2 आगे चलाएगा
log 3 टू द बेस 3 क्या होता है 1, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा ओनली n स्क्वायर, राइट। तो अब आपको ये देखना है कि n रेज टू log a टू द बेस b जिसका आंसर n स्क्वायर है, और यहाँ पर जो f ऑफ n दिया है n, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, राइट। तो इसलिए ये वाला केस 1 वैलिड हो गया। अब अगर दोस्तों केस 1 वैलिड है तो आपको ये देखना है क्या आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो, क्या आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं पहले फिर से लिख दूं कि हमारे पास f ऑफ n इज इक्वल टू है n, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, और n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b जो है वो निकला n स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों ये फंक्शन इससे बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। याद रखिएगा n इज f ऑफ n और n स्क्वायर ये है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये रिलेशन को वैलिड रखकर, मतलब ये जो बिगो है ये बिगो ही रहेगा, और ये जो पावर में 2 है जो एक्चुअली में log a टू द बेस b का वैल्यू था, इसमें दोस्तों अगर आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो जिसे अगर मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करूं तो भी ये रिलेशन बिगो का वैलिड रहना चाहिए। मतलब यार एकदम लॉजिकल है। एक फंक्शन इससे f ऑफ n इससे छोटा है तो आप ये लिख सकते हो कि f ऑफ n इक्वल्स टू बिगो ऑफ ये जिसका वैल्यू n स्क्वायर था। तो इस रिलेशन को वैलिड रखकर क्या आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो सच दैट वो पावर में से अगर आप एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी बिगो नोटेशन वैलिड रहना चाहिए। ये सिंपल सा मतलब है। तो यहां पर दोस्तों आप थोड़ा सा भी लॉजिकल सोचोगे ना कि अगर मैं एप्सिलॉन का वैल्यू 1 पुट करूं, सो 2 माइनस 1 1, तो ऑर्डर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n, सही है। तो हम ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं। इसलिए अब हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ व्हाट n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b, जिसका आंसर क्या था दोस्तों n स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। सो इजी, एकदम बहुत आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि दोस्तों हम ऐसा एप्सिलॉन हमेशा फाइंड नहीं कर सकते। कोई ऐसा सिनेरियो रहेगा जिसमें एप्सिलॉन फाइंड नहीं किया जा सकता, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और जब भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे इस केस में हम फाइंड कर पा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि यार ये फंक्शन जो है ये गिवन फंक्शन से पॉलिनोमियली लेसर फंक्शन है, या आप कह सकते हैं दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियली स्मॉलर देन दिस फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियली स्मॉलर क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये अगर n फंक्शन है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इसे अपर बाउंड करता है। समझे? फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये n है और ये है n रेज टू 2 माइनस एप्सिलॉन, और आप एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सके जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और उसको पुट करने के बाद भी ये बिगो का नोटेशन यहां पर वैलिड है। तो यहां पर दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एप्सिलॉन की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा n इक्वल्स टू बिगो ऑफ n, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि n को दूसरा एक पॉलिनोमियल अपर बाउंड कर रहा है, इवन दो वो n है, जरूरी नहीं वो n होना चाहिए था। अगर एप्सिलॉन की जगह 0.5 पुट करते थे तो आपको आंसर मिलता था ऑर्डर ऑफ n रेज टू 1.5। तो n को दोस्तों बाउंड करने वाला एक अपर पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे n इज पॉलिनोमियली स्मॉलर देन व्हाट दिस फंक्शन विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। तो जब दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हमारा मास्टर थ्योरम वैलिड है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन किसी भी केस में अगर वो f ऑफ n छोटा है इससे, तो वो पॉलिनोमियली छोटा होना चाहिए। पॉलिनोमियली छोटा मतलब कि उस फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपर बाउंड करना चाहिए। एकदम सिंपल बता रहा हूं, पूरा सब कुछ भूल जाइए, एकदम सिंपल। अगर दोस्तों f ऑफ n इससे छोटा है तो मास्टर थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब f ऑफ n के लिए एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो उसे अपर बाउंड करेगा। क्या करेगा? उसे अपर बाउंड। और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरीके से कि अगर f ऑफ n इससे छोटा है तो ये जो भी वैल्यू है उसके लिए एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए कि पावर में से एप्सिलॉन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो भी दोस्तों ये जो f ऑफ n होगा जिसका आंसर यहाँ पर n है, उसे ये अंदर वाला जो पॉलिनोमियल है वो अपर बाउंड करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, सो अगर आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड नहीं कर पाते तो मास्टर थ्योरम वैलिड नहीं होगा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। सो ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 2n/3। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे फटाफट a का वैल्यू क्या है? दोस्तों t का कोफिशिएंट 1 है तो a का वैल्यू है यहाँ पर 1। b का वैल्यू क्या होगा? याद रखिएगा b का वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसा लिखना होगा n/3/2। ठीक है, सो n जो है उसके साथ 1 ही रहना चाहिए, तो n के साथ 1 और ये जो 2 को नीचे लेकर आएंगे तो 3/2। तो ये जो b है ये 3/2 है। सो b का वैल्यू हो गया हमारे पास 3/2। और दोस्तों f ऑफ n क्या है? f ऑफ n है हमारे पास 1। ओके,
सो इस केस में देखते हैं कैसे हम लगाएंगे मास्टर थ्योरम को। सो सबसे पहले हमें निकालना है n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b। याद रखिएगा n रेज टू log a टू द बेस b निकालकर उसे हमें f ऑफ n से कंपेयर करना है। सो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, n रेज टू log ऑफ, यहाँ पर a का आंसर 1 है और बेस में 3/2 है। log ऑफ 1 दोस्तों क्या होता है 0, तो हमें मिलेगा n रेज टू 0 विच इज 1। तो आप देखेंगे n रेज टू log a टू द बेस b 1 हो गया और f ऑफ n भी 1 है, तो दोनों इक्वल है। तो कौन सा केस, ये केस। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये, यानी थीटा ऑफ, यहाँ पर आपको एप्सिलॉन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा ऑफ n रेज टू log a टू द बेस b का वैल्यू जो एक्चुअली में 1 है, तो 1 इंटू log n, तो कितना आएगा log n। तो ये जो फंक्शन है दोस्तों इसका आंसर सीधा है log n। तो देखो कितना आसान है, प्रैक्टिस करते करते आपके लिए इजी होता जाएगा। समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम जरूर लगा होगा कि एप्सिलॉन वगैरह क्या है। मुझे लगता है आप पूरा क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सो ये और ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा ये वाला फंक्शन। तो 3t(n/4), तो a का वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू n रेज टू log ऑफ a का वैल्यू दोस्तों 3 है, b का वैल्यू है 4, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर 3 की जगह सपोज अगर 4 होता था तो log 4 टू द बेस 4 में 1 आंसर आता था, लेकिन दोस्तों 4 से छोटा है तो आंसर भी 1 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, राइट। तो इतना तो फिक्स है, ये पूरे का आंसर जो है वो 1 से छोटा होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है उससे मुझे में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, उसके बिना भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर में कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, बस आपको गेस करना होगा कि वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी। जो मैंने आपको बता दिया कि अगर 3 की जगह 4 होता था तो log 4 टू द बेस 4 1 होता था, लेकिन 4 से कम है तो आंसर 1 से कम आएगा, इजी एकदम। सो अब यार यहाँ पर लॉजिकली सोचो कि f ऑफ n हमारे पास क्या है, f ऑफ n हमारे पास है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बड़ा है या n रेज टू log 3 टू द बेस 4 बड़ा है। अब मैंने आपको बताया log 3 टू द बेस 4 ये 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। तो इस ऑब्वियसली n रेज टू ये जो मिलेगा और n स्क्वायर में n स्क्वायर बड़ा होगा, तो इसलिए अब ये कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया कि f ऑफ n इज ग्रेटर देन दिस, राइट। और दोस्तों जब भी ऐसा हुआ f ऑफ n इज ग्रेटर देन दिस, तो यहां पर एक चीज तो क्लियरली आप लिख सकते हो कि अगर f ऑफ n जो है ये बड़ा है इससे, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ n जो है हमारे पास n स्क्वायर इट इज इक्वल टू वीक ओमेगा ऑफ दिस फंक्शन, यानी n रेज टू log ऑफ 3 टू द बेस में 4, ओके। लेकिन आपको एक ऐसा एप्सिलॉन दोस्तों फाइंड करना होगा जिसे अगर यहां पर मैं ऐड कर दूं तब भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा। और ऐसा एप्सिलॉन कैसे फाइंड करोगे, ऐसा कुछ पुट करना है उसके अंदर, ऐसा कुछ सम करना है कि ये फंक्शन जो है दोस्तों वो अभी भी छोटा रहे n स्क्वायर से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर छोटा या इक्वल दोनों चलेगा, ठीक है। log ऑफ 3 टू द बेस 4 इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। तो अगर उसमें +1 भी कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 2 तो नहीं होगा। इसलिए अगर दोस्तों मैं जो प्लस एप्सिलॉन करने वाला हूं अगर उसकी वैल्यू 1 भी पुट कर दूं तो यहां पर दोस्तों ये रिलेशन वैलिड ही रहेगा, मतलब बिग ओमेगा ऑफ n रेज टू log ऑफ, आप कैलसी में log 3 टू द बेस 4 निकाल सकते हैं, यहाँ पे +1 करूं तो भी रिलेशन वैलिड रहेगा, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा ये पावर में मैंने +1 किया, ओके। ये पूरा का पूरा फंक्शन इससे छोटा है, और जब भी दोस्तों बाहर वाला फंक्शन जो है वो बड़ा हो अंदर वाले से बिग ओमेगा नोटेशन में, तो बिग ओमेगा नोटेशन वैलिड होता है, राइट। सो वी कैन फाइंड सच एप्सिलॉन, हेंस दिस इज ट्रू। और दोस्तों उसके बाद ये जो कंडीशन लिखी गई है ये आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉलिनोमियल है तो ये कंडीशन आपको कभी नहीं चेक करना है, क्योंकि ये हमेशा वैलिड रहेगा। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था वैसे आप ए बी पुट करके चेक कर सकते हैं, आप हमेशा वैसा सी फाइंड कर सकते हैं। सी लेस देन 1 एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो आपको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ f ऑफ n। f ऑफ n क्या है तो दोस्तों हमारे पास n स्क्वायर, सो t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, ओके। सो था एकदम ही आसान। सो अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है 2t(n/2) प्लस n log n। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है और आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर है। सो देखिए अगर आप सोचेंगे यार यहाँ पे अपने पास है t ऑफ n इक्वल टू 2 टाइम्स t ऑफ n/2 प्लस n log n, और आप सोचोगे यार लगा देते हैं अभी हम लोग यहाँ पर मास्टर थ्योरम। क्या करोगे आप, सबसे पहले n रेज टू log ऑफ a टू द बेस b निकालोगे, जो आपको आंसर में मिलेगा n रेज टू log ऑफ a का वैल्यू 2 टू द बेस 2, तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 हो गया, तो हमें आंसर मिला यहाँ पर n, ओके।
तो हमारे पास इसका आंसर तो n आ गया और f ऑफ n है n log n। तो आप सोचोगे n log n जो f ऑफ n है हमारे पास, इसे मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास है f ऑफ n इक्वल्स टू n log n विच इज ग्रेटर देन n, ऑब्वियसली, यानी f ऑफ n इससे बड़ा है। और आप सोचोगे ये केस में बिलोंग करता है, राइट? तो दोस्तों अगर ये इस केस में बिलोंग करता है, पहली बात तो ये कि ये f ऑफ n इससे बड़ा है, इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ n इज बिग ओमेगा ऑफ n रेज टू लॉग ऑफ a टू द बेस b। हमारे केस में f ऑफ n है दोस्तों n log n, दिस इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n, राइट? बिकॉज यहाँ पे log a टू द बेस b 1 आया था। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जो पावर में 1 है, जो log a टू द बेस b है, उसमें क्या आप ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो सच दैट उस एप्सिलॉन को यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो ये रिलेशन वैलिड होगा। सो थोड़ा मुझे सोच के बताइएगा ये कितना इंटरेस्टिंग है कि दोस्तों इवन दो याद रखिएगा कि n जो है वो छोटा है n log n से, लेकिन अगर दोस्तों n के पावर में यानी n रेज टू जो 1 दिख रहा है उसमें मैं अगर थोड़ा सा भी कोई वैल्यू ऐड करूं ना जो 0 से बड़ा होगा, तो तुरंत वो जो नेट फंक्शन होगा वो n log n से बड़ा हो जाएगा। मतलब एकदम ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि जो n log n है ये ग्रेटर देन है किससे? n रेज टू 1 से। लेकिन अगर मैं 1 के अंदर एक 0.1 भी ऐड कर दूं ना, तो दोस्तों ये फंक्शन इससे बड़ा हो जाएगा। ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं, जो हमने लिमिट के मेथड डिस्कस किए थे असिम्प्टोटिक नोटेशन में, उसका यूज करके। या आप ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ग्राफ प्लॉटर आप डाउनलोड कीजिए ऐप, उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर 1 से 0.1 भी ऐड कर दूं तो ये फंक्शन बड़ा हो जाएगा। और इसे हम आसानी से समझ भी सकते हैं, कैसे? देखो इस तरह से कि अगर मेरे पास n log n है और n रेज टू 1 प्लस 0.1 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं n इंटू n रेज टू 0.1। ओके, तो अब देखो दोनों में n है, यहां पर भी n है। अब क्वेश्चन ये आ गया n तो दोनों में सेम है, तो log n और n रेज टू 0.1 में कौन बड़ा है? n रेज टू 0.1 बड़ा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इवन दो यू कैन राइट n log n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n, लेकिन आप ऐसा कोई एप्सिलॉन नहीं फाइंड कर सकते जो ग्रेटर देन 0 हो और उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो भी ये रिलेशन वैलिड हो। मतलब दोस्तों ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी इस केस में, समझ रहे हो अच्छे से? आप ऐसा एप्सिलॉन नहीं फाइंड कर सकते जिसको प्लस करने पे ये रिलेशन स्टिल वैलिड रहेगा, इसलिए हम मास्टर थ्योरम नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये जो केस हमें 4 दिख रहा है इसमें हम मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मास्टर थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं कब नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, कुछ और सिनेरियो देखते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों फिर से मैं आपको पूरा का पूरा ये दिखा दे रहा हूँ सारे केसेस जो भी आपने देखे, और इन एग्जाम्पल सेट को देखिएगा। तो ये वो केसेस हैं जिनमें हम मास्टर थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते इसका रीजन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम मास्टर थ्योरम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि a का वैल्यू 2n है जो एक फंक्शन है, जबकि a क्या होना चाहिए? a कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो मास्टर थ्योरम यहाँ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब ये सिनेरियो देखिए जहां पर a क्या है 0.5, लेकिन उसके हिसाब से a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मास्टर थ्योरम वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब वैलिड नहीं होगा। और उसके बाद ये अगर देखोगे 64 है 8 है, तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं a और b की। लेकिन दोस्तों ये जो फंक्शन है f ऑफ n ये नेगेटिव फंक्शन है, यानी -n² log n है, जबकि f ऑफ n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर मास्टर थ्योरम नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद दोस्तों ये लास्ट वाला फंक्शन देखें जिसमें t ऑफ n/2 है प्लस n2 माइनस cos n है। आप सोचोगे सर यहाँ पर हम लगा सकते कि नहीं, तो दोस्तों आंसर है नहीं लगा सकते। और उसका रीजन क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे इस फंक्शन में दोस्तों ये रेगुलर फंक्शन नहीं है जो f ऑफ n दिया गया है। ये जो f ऑफ n है इट इज नॉट रेगुलर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर cos n है ना, cos n की ग्राफ कैसी होती है? जंपिंग, राइट? तो ये जो कंडीशन है ना ये वाला, ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ देखते हैं। देखो अगर आप ये फंक्शन देखोगे यहाँ पे b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 1 है। सो हमारे पास है b इज इक्वल टू 2 और a इक्वल्स टू 1। फंक्शन रेगुलर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें कि n रेज टू लॉग ऑफ a टू द बेस b क्या आता है, तो तुरंत आपको दिखेगा n रेज टू लॉग ऑफ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, log 1 तो 0 होता है, तो n रेज टू 0 जो हो जाएगा 1। तो n रेज टू लॉग a टू द बेस b 1 हो गया, और f ऑफ n ये दिख रहा है n
राइट। तो आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा है इससे, इसलिए ये केस आ गया, बिल्कुल सही हो। लेकिन दोस्तों क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा रेगुलरिटी की? तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि अगर ये एक पॉलिनोमियल होता था, मतलब अगर यहाँ पे कॉस नहीं होता था तो वो सेटिस्फाई करता था, आपको चेक नहीं करना पड़ता था। लेकिन अगर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए ना, तब वहां पर आपको देखना होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। सो देखिएगा ये केस में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में आपको वो सेटिस्फेक्शन चेक करना होगा। तो दोस्तों क्या लिखा गया है कि ए एफ ऑफ एन बाई बी ये लेस देन इक्वल टू सी एफ ऑफ एन होना चाहिए। आपको ऐसा सी फाइंड करना है कि ये कंडीशन ट्रू हो। ए और बी तो दिया गया है ना, तो सी हमें सी फाइंड करना है और वो सी लेस देन 1 होना चाहिए। तो दोस्तों ए जो है हमारे पास ये फंक्शन में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ एन बाई बी। अब पहली बात तो ये देखिए कि एफ ऑफ एन जो है वो है क्या, एफ ऑफ एन है हमारे पास एन इंटू 2 माइनस कॉस एन। तो एफ ऑफ एन इज एन इंटू 2 माइनस कॉस एन। तो दोस्तों एफ ऑफ एन बाई बी मतलब क्या, एफ ऑफ एन बाय बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो एफ ऑफ एन बाई 2 कैसे निकालेंगे, ये पूरे फंक्शन में एन की जगह एन बाई 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं लेस देन इक्वल्स टू सी टाइम्स एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन बाई 2 में हमें क्या करना है, ये फंक्शन में एन की जगह एन बाई 2 पुट करना है। तो आपको मिलेगा एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस ऑफ एन बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू सी टाइम्स एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन मतलब दोस्तों यहाँ पर एन इंटू 2 माइनस कॉस एन, ओके। तो अगर आप देखोगे क्या ऐसा कोई सी फाइंड कर सकते हो सच जो लेस देन 1 हो, सच दैट ये फंक्शन दोस्तों इससे बड़ा हो जाए? तो आंसर है हम ऐसा जो सी है दोस्तों वो नहीं फाइंड कर सकते, ऐसा सी नहीं फाइंड कर सकते। आपको चाहिए तो आप कोई भी सी यहाँ पर पुट करके देखो जो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आप 0.8 0.9 कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये फंक्शन दोस्तों इससे बड़ा नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉस एन। तो दोस्तों यहाँ पर कभी ये फंक्शन कॉस एन नेगेटिव होकर इसे प्लस कर देगा और ये बड़ा हो जाएगा, कभी ये वाला 0 होकर ये छोटा हो जाएगा, मतलब कभी ये बड़ा होगा कभी ये छोटा होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉस एन। आप इसका ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हो ग्राफिकली, और अगर आपको ऐसे भी चेक करना है तो मैं एक वैल्यू लेकर बताता हूँ। सो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर हम n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे, अगर हम लोग यहाँ पर n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे, सपोज मैं पुट करता हूँ n की जगह पाई बाई 2 या पाई पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो n की जगह पाई दोस्तों पुट करें तो यहाँ पर पाई बाई 2 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 2 और 2 कैंसिल होकर n मिलेगा। सो n लेस देन इक्वल्स टू c टाइम्स, और यहाँ पर अगर मैं पाई पुट करूँ कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, तो c इंटू 3n, ठीक है। तो क्या आप ऐसा c फाइंड कर सकते हो कि ये कंडीशन सही हो? यस, फाइंड कर सकते हैं। c की जगह पुट कर दो 0.9, ठीक है, या 0.5 भी पुट करोगे तो ये फंक्शन ग्रेटर होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है यार n = पाई के लिए हम c फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रुको, अगर दोस्तों यहाँ पर हम n की वैल्यू सपोज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 पाई। सो दोस्तों यहाँ पर 2 पाई अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई बाय 2 होगा पाई, राइट। तो कॉस पाई कितना होगा, -1, तो 2 माइनस और -1 क्या होगा यहाँ पर, 2 + 1 3, तो हमें आंसर मिलेगा 3n/2 लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। फिर लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2 पाई पुट करें तो कॉस 2 पाई 1 होता है, 2 - 1 1 होगा और हमें आंसर मिलेगा cn। तो अब एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बताइएगा, यहाँ पर 3/2 कितना होगा, 1.5n इज लेस देन इक्वल्स टू cn। क्या मैं ऐसा c फाइंड कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो और यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो ये फंक्शन बड़ा हो जाए? नहीं कर सकता यार, क्योंकि यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर c की वैल्यू कोई भी 1 से छोटा पुट करूंगा तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन छोटा ही होगा, राइट। तो इसलिए इस केस में c एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो कि जब n चेंज हो रहा है तो कभी c हम फाइंड कर पा रहे, कभी c नहीं फाइंड कर पा रहे थे। तो दोस्तों इसलिए ये रेगुलर फंक्शन नहीं है और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यूट्यूब पे जितने भी वीडियो दिए गए हैं इवन किसी ने भी इसे एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मास्टर थ्योरम का थर्ड केस कब वैलिड होता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक लाइन में अगर मैं दोस्तों बोलूँ कि एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, जब मैं कहता हूँ एफ ऑफ एन इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एन पॉलिनोमियली उससे छोटा है। मतलब हम ऐसा एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं सच दैट एक पॉलिनोमियल फंक्शन इसको अपर बाउंड करेगा। वैसे दोस्तों जब एफ ऑफ एन बड़ा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एन को एक ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो उसको लोअर बाउंड करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एन बड़ा भी पॉलिनोमियली बिगर है एक दूसरे फंक्शन n⁻⁴ से, पॉलिनोमियली बड़ा है। मतलब हम ऐसा एक एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं कि इस एप्सिलॉन को इसमें ऐड करने पे जो नया पॉलिनोमियल मिल रहा है वो इसको लोअर बाउंड कर रहा है।
तो स्मॉलर और जो बिगर का यहाँ पे कंसेप्ट है वो पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में है। तो एफ ऑफ एन इज पॉलिनोमियली बिगर और एफ ऑफ एन इज पॉलिनोमियली स्मॉलर। ओके, अब यहाँ पर आपको बहुत ये एक चीज आता होगा कि सर यहाँ पर तो हमें बहुत सोचना पड़ रहा है, राइट? इससे ज्यादा हम सब्स्टिट्यूशन और ट्री से फटाफट कर लेते थे। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली एग्जाम में किसी भी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इसको लगाना ही नहीं है, आपको लगाना है एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम, जो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप MIT Pro ऐप डाउनलोड करो, जिसपे हमने एक से एक एडवांस क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व किया है एल्गोरिथम में, उसमें एनरोल होइए और आपको ये चीजें और डेप्थ में सीखने को मिलेगी कि हर चीजों का प्रूफ जो है, यहाँ पर मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया, लेकिन वहां पर मैंने कई सारे ऐसे ऐसे इक्वेशंस है टफ से टफ जिसको हमने प्रूफ के साथ वहां पर देखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम क्या है और वो किन किन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।